हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम पूजा और आज हम बात करने वाले हैं 15th ऑफ मई के सभी इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स। देश दुनिया में जो भी चल रहा है, जैसे कि अगर आप देखेंगे यूपीएससी के नए चेयरमैन अपॉइंट हुए हैं, हम उनके बारे में बात करने वाले हैं। आज के वीडियो में हमें स्वामित्व स्कीम के बारे में बात करनी है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्कीम है और डेफिनेटली आप लोगों ने स्वामित्व स्कीम के बारे में सुना होगा। इसके अलावा हमारे देश में 6वें नंबर का सेमीकंडक्टर प्लांट भी इस्टेब्लिश किया जा रहा है, इसका फाउंडेशन स्टोन रखा जा रहा है। हम उस पर भी बात करेंगे और वीडियो के एंड में आज बहुत सारे एमसीक्यू हैं एंड दो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ द डे हैं। उन दोनों प्रश्नों के उत्तर आप सभी लोग मुझे कमेंट सेक्शन में प्रोवाइड करेंगे। क्लियर है? तो इस तरीके से आज हम अपने 15th ऑफ मई के करंट अफेयर्स पढ़ने वाले हैं। जल्दी से फटाफट से कनेक्ट हो जाइए और अगर आपके फ्रेंड्स हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो एसएससी है, बैंक है, डिफेंस है, आप उनके साथ भी लिंक को शेयर कर सकते हैं, जिससे वो लोग भी हमारे साथ कनेक्ट होके बहुत ही कम समय में बहुत ज्यादा और वो भी यूजफुल करंट अफेयर्स को आप पढ़ पाओ। क्योंकि मेरा इंटेंशन यहाँ पे 1 घंटे का लेक्चर बनाना नहीं होता है। मेरा इंटेंशन होता है कि देश दुनिया में जो भी इंपॉर्टेंट खबरें चल रही हैं और जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, वो आपको मिनिमम समय में कवर कराया जाए, मतलब मिनिमम टाइम में आपको ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन मिल सके, ये मेरा टारगेट होता है। इसलिए मेरे सेशंस थोड़े से शॉर्ट होते हैं, लेकिन सारी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पर मिल जाएगी। तो हम करंट अफेयर्स और स्टैटिक साथ में लेकर चल रहे हैं। ठीक है, यहाँ से आपको 100% एग्जाम में प्रश्न देखने को मिलेंगे। ये मेरे पिछले 5 इयर्स का एक्सपीरियंस बोलता है। ठीक है, तो आने वाले सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है हमारे ये सेशन। जल्दी से फटाफट से लिंक को शेयर कर दो और पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लेना, जिससे अपकमिंग क्लासेस की नोटिफिकेशन मिल सके। एंड यस, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, जहां से आपको डेली करंट अफेयर्स की पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाती है। आप वहां से इन्हें डाउनलोड कर सकते हैं। सो स्टार्ट करेंगे विथ फर्स्ट न्यूज। पहली न्यूज क्या है? प्रेसिडेंट अपॉइंट्स एक्स डिफेंस सेक्रेटरी अजय कुमार एज अ यूपीएससी चेयरमैन। हम अपने रक्षा सचिव के बारे में बात कर रहे हैं। हमारे भूतपूर्व रक्षा सचिव अजय कुमार, जिन्हें यूपीएससी का नया चेयरमैन अपॉइंट किया है। यूपीएससी के चाहे मेंबर हो या यूपीएससी के चेयरमैन हो, उनको अपॉइंट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके होती है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की होती है। इसलिए राष्ट्रपति ने यूजिंग द आर्टिकल 316 सब क्लॉज 2, यहाँ पे राष्ट्रपति के द्वारा यूपीएससी के चेयरमैन की नियुक्ति की गई है और इन्होंने प्रीति सूदन को सक्सीड किया है। प्रीति सूदन के बारे में एक छोटी सी इंफॉर्मेशन आपको याद होनी चाहिए कि प्रीति सूदन सेकेंड फीमेल है। प्रीति सूदन सेकेंड फीमेल है जिन्होंने यूपीएससी के चेयरमैन के रूप में काम किया हुआ है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि पहली फीमेल कौन थी जिन्होंने यूपीएससी के चेयरमैन के रूप में काम किया, उनका नाम है आर एम वेथ्यू, 1992 से 96 के बीच में। ठीक है, अब अजय कुमार फॉर्मर डिफेंस सेक्रेटरी रहे हैं और उनके टेन्योर में अग्निवीर स्कीम की शुरुआत हुई और उनके ही टेन्योर में सीडीएस, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का जो पद है, उसको भी जनरेट किया गया था। ठीक है, अगर इनके टेन्योर के बारे में बात करें तो 65 ईयर्स और 6 ईयर विच एवर इज अर्लियर, या तो 65 साल तक या फिर 6 साल तक अजय कुमार यूपीएससी के चेयरमैन के रूप में काम करेंगे। लेकिन हाँ, अपने पद से रेजिग्नेशन दे सकते हैं, इस्तीफा दे सकते हैं। और इस्तीफा किसको दिया जाएगा? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को दिया जाएगा। इसके अलावा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन्हें अपने पद से हटा भी सकते हैं। ठीक है, ना बात करते, मैंने कल आपसे एक क्वेश्चन पूछा था, यूपीएससी का फॉर्मेशन किस कमेटी की रिकमेंडेशन से हुआ था? सभी लोगों ने सही आंसर दिया है, ली कमीशन की रिकमेंडेशन के बाद 1 अक्टूबर को, 1 अक्टूबर 1926 को हमने पब्लिक सर्विस कमीशन को सेटअप किया था। लेकिन जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 आता है, देन 1937 में हमने पब्लिक सर्विस कमीशन को कन्वर्ट किया था फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन के रूप में। इसके बाद हमारे देश में अगर हम देखेंगे तो कॉन्स्टिट्यूशन में एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी आपको देखने को मिलेगी, यूपीएससी, जिसकी जिक्र आपको चैप्टर नंबर 14 में देखते को मिलती है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो चैप्टर नंबर 14 है, आर्टिकल नंबर 315 से लेकर आर्टिकल 323 तक आपको यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है। जब हमारा देश आजाद हुआ था, इंडिपेंडेंस के बाद यूपीएससी को एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बनाया गया था 26 जनवरी 1950 को। तो जब कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी यूपीएससी बना,
कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बनने के बाद यूपीएससी के पहले चेयरमैन आर.एन. बनर्जी आपको देखने को मिल जाएंगे। यूपीएससी में चेयरमैन के अलावा कुछ मेंबर होते हैं और इन सब की अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा की जाती है। अब यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, यूपीएससी के पहले चेयरमैन सर रॉस बारकर थे। जब हम बात करते हैं पहले इंडियन चेयरमैन के बारे में, तो यूपीएससी के पहले इंडियन चेयरमैन आपको एच के कृपलानी देखने को मिलेंगे। लेकिन जब यूपीएससी को आपने कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बनाया 1950 में, उसके बाद पहले चेयरमैन आर.एन. बनर्जी आपको देखने को मिलेंगे। तो तीनों अलग अलग पिक्चर है, अलग अलग कहानी है, आप इसे याद रखना। चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो, अदरवाइज पीडीएफ तो आपको मिल ही जाएगी एप्लीकेशन पे भी और टेलीग्राम पे भी। इतनी चीजें क्लियर है? ठीक है, चलो अगली कहानी समझते हैं। कुछ और इम्पोर्टेंट पर्सन है, एक बहुत इम्पोर्टेंट पर्सन है जो कि 3 दिन पहले अपने घर से मिसिंग थे और उसके बाद कावेरी नदी के किनारे इनकी एक्टिवा, इनकी जो बाइक है वो मिली और उसके बाद इनकी बॉडी कावेरी नदी में पाई गई। हम बात कर रहे हैं सुभन्ना अयप्पन के बारे में। ये है एस अयप्पन, जो कि फॉर्मर आईसीएआर, आईसीएआर मतलब इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च के डायरेक्टर जनरल रह चुके हैं और इन्हें पद्मश्री अवार्ड भी दिया गया है। ही पास्ड अवे। सो फॉर्मर डायरेक्टर जनरल ऑफ इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च एंड पद्मश्री अवार्डी सुभन्ना अयप्पन हैज बीन फाउंड डेड इन द कावेरी रिवर नियर श्रीरंगपट्टनम। ठीक है, इन्होंने फिशरी इंडस्ट्री में, एग्रीकल्चर सेक्टर में काफी कंट्रीब्यूट किया है। साथ ही साथ इन्होंने ब्लू रिवॉल्यूशन में भी कंट्रीब्यूट किया है। इन्हें पद्मश्री अवार्ड 2022 में दिया गया था। ठीक, नेक्स्ट, पंकज आडवाणी। ये हमारे देश के एक बिलियर्ड एंड स्नूकर प्लेयर देखने को मिल जाएंगे। रिसेंटली पंकज आडवाणी ने 2025 के सीसीआई बिलियर्ड्स क्लासिक टाइटल को जीत लिया है मुंबई महाराष्ट्र में और इन्होंने डिफीट करने का काम किया है ध्रुव सितवाला को। तो ध्रुव सितवाला का नाम एग्जाम में पूछा गया था, वापस से पूछा जा सकता है। ये भी हमारे देश के एक बिलियर्ड प्लेयर आपको देखने को मिलेंगे। पंकज आडवाणी को जो प्राइज मनी मिलेगी वो है 2.5 लाख रुपीज और ध्रुव सितवाला को 1.5 लाख रुपीज प्राइज मनी दी जाएगी। नेक्स्ट, अनीता आनंद। अनीता आनंद एक इंडियन ओरिजिन पर्सन है जिनके माता पिता तमिलनाडु और पंजाब से बिलोंग करते थे। ठीक है, बाद में जाके कनाडा में सेटल हो गई और कनाडा में अभी जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बनाई गई है उनमें 4 आपको इंडियन ओरिजिन पर्सन देखने को मिलेंगे। उनमें से एक पर्सन है अनीता आनंद, जिन्हें कनाडा का फॉरेन अफेयर्स का मिनिस्टर बनाया गया है। ठीक है, तो हम सभी को पता है कि कुछ समय पहले क्या हुआ था, कनाडा में पार्लियामेंट्री इलेक्शंस हुए थे। कब हुए थे? जब यहाँ पे जस्टिन ट्रूडो ने रेजिग्नेशन दे दिया था। उसके बाद 24th नंबर के प्राइम मिनिस्टर कनाडा के कौन बने हैं? मार्क कार्ने। मार्क कार्ने 24th नंबर के 24वें नंबर के प्राइम मिनिस्टर आपको कनाडा के देखने को मिलेंगे और इन्होंने रिसेंटली अपनी गवर्नमेंट को फॉर्म किया है और यहाँ पे मिनिस्टर फॉर फॉरेन अफेयर्स किसे बनाया गया है? अनीता आनंद को बनाया गया है, जो कि इंडियन ओरिजिन आपको देखने को मिल जाएंगी। ठीक है, यहाँ पे जो प्राइम मिनिस्टर है कनाडा के, उनका टेन्योर 5 सालों के लिए होगा। ठीक, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पर्सन थे जो आज हमें न्यूज में डिस्कस करने थे। नाउ बात करते हैं देश दुनिया की और खबरों पे, नेशनल और इंटरनेशनल इवेंट्स पे। उसके पहले मैं बताना चाहती हूँ, अगर आप लोग भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और करंट अफेयर्स में अच्छा स्कोर चाहते हैं तो आपके लिए 2 इम्पॉर्टेंट मैगजीन अवेलेबल हैं। वो सभी एस्पिरेंट जो किसी भी बैंकिंग एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए सेपरेट बैंकिंग करंट अफेयर्स की मैगजीन है, जिसमें अप्रैल मंथ के कंप्लीट बैंकिंग करंट अफेयर्स हैं। ठीक है, अवेलेबल है पूजा जैन क्लासेस एप्लीकेशन पे, आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंटेबल फॉर्मेट में अवेलेबल है। इसके अलावा करंट अफेयर्स को रिवाइज करने के लिए पूरे मंथ के वन लाइनर्स एंड टॉप 300 प्लस एमसीक्यूज अवेलेबल हैं। आप इस पीडीएफ को भी डाउनलोड कर सकते हैं और आज शाम को 7 बजे मैंने शेड्यूल कर दिया है, आपको टॉप 200 एमसीक्यू अप्रैल मंथ के विद डिटेल एक्सप्लेनेशन मिल जाएंगे। 1 आवर कुछ मिनट का वो वीडियो है, आप उसे देख सकते हैं। ठीक है, आज आपको ये वीडियो मिल जाएगा, ऑलरेडी अपलोडेड है, शेड्यूल कर दिया गया है। ठीक है, चलो नेक्स्ट है कंट्री 6 सेमीकंडक्टर प्लांट टू बी सेट अप इन जेवर उत्तर प्रदेश। तो जेवर उत्तर प्रदेश में
ठीक है, जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो कि यमुना एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एजेंसी के अंदर है, यहाँ पर 6वें नंबर का सेमीकंडक्टर प्लांट इस्टेब्लिश किया जा रहा है, तैयार किया जा रहा है अंडर द सेमीकंडक्टर मिशन। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चाहती है कि भारत को एक सेमीकंडक्टर हब बनाए, मतलब भारत में काफी सारे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हो, प्लांट्स हो, जहां पर हम चिप वगैरह को डिजाइन कर सकें। तो हम यहाँ पे एक सेमीकंडक्टर हब बनना चाहते हैं, इसलिए भारत सरकार ने एक सेमीकंडक्टर मिशन की शुरुआत की थी दिसंबर 2022 में। और इसी सेमीकंडक्टर मिशन के अंदर जेवर उत्तर प्रदेश में 6 नंबर का सेमीकंडक्टर प्लांट स्टैब्लिश किया जा रहा है। ये जो नया प्लांट है, ये कौन चलाएगा, कौन इसको स्टैब्लिश कर रहा है? तो यहाँ पर ये ज्वाइंट वेंचर है। ये जो प्लांट बनाया जा रहा है 6वें नंबर का सेमीकंडक्टर प्लांट, ये आपका ज्वाइंट वेंचर है। किस किस का? एक आपने सुनी होगी कंपनी का नाम HCL प्लस फॉक्सकॉन, ठीक है, इन दोनों का ज्वाइंट वेंचर आपको ये देखने को मिलेगा। तो ये जो सेमीकंडक्टर प्लांट जेवर में तैयार किया जा रहा है, ये ज्वाइंट वेंचर है। किस कंपनी का? ताइवान की कंपनी है फॉक्सॉन और HCL ऑफ इंडिया। यहाँ पे एक्सपेक्टेड है कि 3,700 करोड़ रुपीस का इन्वेस्टमेंट होगा, और ये जब यूनिट तैयार हो जाएगी तो ये 36 मिलियन यूनिट पर मंथ तैयार करने का काम करेगी। इन चिप्स का इस्तेमाल लैपटॉप, मोबाइल फोन, ऑटोमोबाइल्स और पर्सनल कंप्यूटर्स में किया जाएगा। जैसा कि मैंने मेंशन किया, ये 6 नंबर का सेमीकंडक्टर प्लांट है, मतलब ऑलरेडी 5 सेमीकंडक्टर प्लांट भारत के किसी न किसी हिस्से में तैयार किए जा रहे हैं, अंडर कंस्ट्रक्शन है पांचों के पांचों। देख लेते हैं कौन कौन से हैं। तो देखिएगा, अमेरिकन कंपनी जिसका नाम है मिक्रॉन, ये हमारे देश में एक असेंबली तैयार कर रही है, सेमीकंडक्टर असेंबली और टेस्ट फैसिलिटी। कहाँ पर? सनद, गुजरात में, अहमदाबाद के पास। जनवरी 2026 तक ये ऑपरेशन में आ जाएगा। इसके अलावा पावर चिप सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कॉर्प ताइवान एंड टाटा इलेक्ट्रॉनिक प्राइवेट लिमिटेड, ये दोनों मिलके भी धौलेरा गुजरात में एक सेमीकंडक्टर प्लांट को स्टैब्लिश कर रहे हैं। फिर टाटा की टाटा सेमीकंडक्टर असेंबली एंड टेस्ट प्राइवेट लिमिटेड सेमीकंडक्टर यूनिट तैयार कर रही है मोरीगांव, आसाम में। सीजी पावर इन द पार्टनरशिप विद रेनेसा इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन जापान और स्टार माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स थाईलैंड के साथ मिलकर सनद गुजरात में सेमीकंडक्टर यूनिट को स्टैब्लिश किया जा रहा है। और इंडियन कंपनी है जिसका नाम है काइनेस सेमीकॉन प्राइवेट लिमिटेड, ये भी सेमीकंडक्टर यूनिट को स्टैब्लिश कर रही है सनद गुजरात में। तो आप देख सकते हैं कि मैक्सिमम जो पावर प्लांट या मैक्सिमम जो सेमीकंडक्टर यूनिट्स लगाई जा रही हैं वो गुजरात में लगाई जा रही हैं। ठीक है, 4 गुजरात में, एक आसाम में और एक हो गई आपकी कहाँ पर? उत्तर प्रदेश में। तो इस तरीके से 6 आपकी सेमीकंडक्टर यूनिट्स देखने को मिल जाएंगी भारत में। चलिए, अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक और फैसला आया है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कहा है कि अब हर साल हम 23 ऑफ सितंबर को आयुर्वेदा डे सेलिब्रेट करेंगे। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 23 ऑफ सितंबर को डेजिग्नेट किया है एज अ आयुर्वेदा डे। वेट वेट वेट, आपके दिमाग में प्रश्न चलना चाहिए कि जिस दिन हम यहाँ पे धनवंतरी जयंती सेलिब्रेट करते हैं, जिसको हम धनतेरस डे के नाम से भी जानते हैं, तो धनवंतरी दिवस के दिन या धनवंतरी जयंती के दिन हम आयुर्वेदा डे सेलिब्रेट करते हुए आ रहे हैं। 2016 में इस दिन की शुरुआत हुई थी। तो हम अचानक से ऐसा क्या हो गया कि हमने डेट चेंज कर दी? कुछ ना कुछ तो ऐसा हुआ होगा। जैसे हम इंटरनेशनल योगा डे मनाते हैं 21 जून को, पूरे विश्व में हमारा पर्पस है योगा को क्या करना? प्रमोट करना। इसलिए 21 जून का जो दिन है वो डिसाइड किया गया और पूरे विश्व में हम इंटरनेशनल योगा डे मनाते हैं। वैसे ही हम चाहते हैं कि हम आयुर्वेदा को भी पूरे विश्व में प्रमोट करें। लेकिन प्रॉब्लम ये आती है कि धन्वंतरी जयंती हम कब मनाते हैं? कार्तिक मंथ में, अकॉर्डिंग टू द हिंदू कैलेंडर। और हिंदू कैलेंडर एक लूनर कैलेंडर आपको देखने को मिलेगा। लेकिन वर्ल्ड वाइड जो कैलेंडर चलता है वो आपका ग्रिगोरियन कैलेंडर है, जो सन के मूवमेंट से काम करता है। तो जनरली ये जो धन्वंतरी दिवस मनाया जाता है वो अक्टूबर या नवंबर के मंथ में आता है। मतलब इसकी कोई फिक्स डेट नहीं है। हम चाहते हैं जब हम आयुर्वेदा डे को प्रमोट करें तो एक फिक्स डेट हो, और एक फिक्स डेट को हम पूरे विश्व में आयुर्वेदा डे सेलिब्रेट करें। इसलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 23 ऑफ सितंबर को डेजिग्नेट किया है कि 23 सितंबर को हर साल हम आयुर्वेदा डे सेलिब्रेट करेंगे। ठीक है, इसलिए इस दिन को फिक्स करने का काम किया है। अब 23 ऑफ सितंबर एक इम्पॉर्टेंट डे भी होता है। इस दिन होता है इक्विनॉक्स। इक्विनॉक्स क्या होता है? जब सूरज की किरणें इक्वेटर पे पड़ती हैं,
परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, जब सूरज की किरणें 0 डिग्री इक्वेटर पे डायरेक्टली पड़ती हैं, जिस दिन दिन और रात बराबर होते हैं, उसे इक्विनॉक्स कहते हैं। साल में 2 बार इक्विनॉक्स की घटना आपको देखने को मिलेगी, एक बार 23 सितंबर को और एक बार 21 मार्च को। ठीक है, इसलिए 23 सितंबर का दिन चुना गया है। जब नदन हेमीस्फीयर की बात करते हैं, इसमें आपका ऑटम इक्विनॉक्स देखने को मिलेगा, जब सूरज की किरणें डायरेक्टली इक्वेटर पे होंगी और दिन और रात बराबर होंगे। क्लियर है, इसलिए 23 सितंबर का दिन चुना गया है आयुर्वेदा डे को सेलिब्रेट करने के लिए। ठीक, चलिए नेक्स्ट। अश्विनी वैष्णव इनॉग्रेट्स फर्स्ट 3 नैनोमीटर चिप डिजाइन सेंटर। अगर अभी हम भारत में बात करें, प्रेजेंट कंडीशन ये है, भारत में 5 नैनोमीटर और 7 नैनोमीटर चिप यूनिट्स हैं, मतलब जहां पे 5 और 7 नैनोमीटर की चिप्स को डिजाइन किया जाता है। लेकिन हम थोड़ा सा और इनोवेशन लाना चाहते हैं, इसलिए 3 नैनोमीटर की चिप डिजाइन के लिए भारत का पहला डिजाइन सेंटर स्टेब्लिश किया जा रहा है 2 शहरों में, नोएडा और बेंगलुरु। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यूनियन मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव, इन्होंने कंट्री का पहला 3 नैनोमीटर चिप डिजाइन सेंटर स्टेब्लिश किया है, इनॉग्रेट किया है नोएडा में और बेंगलुरु में। ठीक है, इसमें हम 3 नैनोमीटर नोड पर चिप को डिजाइन करेंगे, जो हमारे टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट लेकर आएगा। ऑलरेडी 5 और 7 नैनोमीटर के डिजाइन सेंटर भारत में तैयार किए गए हैं। अभी जो डिजाइन सेंटर तैयार किया जा रहा है, इट इज पावर्ड बाय रेनेसा इलेक्ट्रॉनिक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। ठीक, नाउ बात करते हैं वर्ल्ड का पहला, वर्ल्ड फर्स्ट कमर्शियल स्केल ई मैथेनॉल प्लांट ओपन इन डेनमार्क। अब देखो, मैथेनॉल, मैथेनॉल को कई सारे तरीकों से बनाया जाता है। मैथेनॉल जैसे ब्राउन मैथेनॉल, ग्रे मैथेनॉल, ब्लू एंड ग्रीन मैथेनॉल। ठीक है, जैसे कि जनरली हम जब मैथेनॉल का प्रोडक्शन करते हैं तो हम कोल का इस्तेमाल करते हैं, या फिर हम इस्तेमाल करते हैं हमारी नेचुरल गैसेस का। लेकिन अगर हम मैथेनॉल तैयार करते हैं किसके जरिए, एटमॉस्फेयर की कार्बन डाइऑक्साइड को कैप्चर करके अगर हम इस्तेमाल कर रहे हैं, या फिर ब्लू हाइड्रोजन का इस्तेमाल करके हम मेथेनॉल बना रहे हैं, तो उसे हम ब्लू मेथेनॉल कहते हैं। वैसे ही आपकी ग्रीन मेथेनॉल होती है, जहां पे हम जो ग्रीन प्रोडक्ट हैं उनका इस्तेमाल करके मेथेनॉल बनाते हैं। तो वर्ल्ड का पहला कमर्शियल स्केल ई मेथेनॉल प्लांट को तैयार किया गया है डेनमार्क में। ठीक है, जो कि 42,000 मेट्रिक टन एनुअली मेथेनॉल को प्रोड्यूस करने का काम करेगा। और मेथेनॉल को प्रोड्यूस करने के लिए ये रिन्यूएबल एनर्जी का इस्तेमाल करेगा और एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड को कैप्चर करके मेथेनॉल को प्रोड्यूस करेगा। लगभग 100 मिलियन यूरो का ये प्रोजेक्ट आपको देखने को मिलेगा, जो कि 42,000 मेट्रिक टन एनुअली मेथेनॉल को प्रोड्यूस करेगा। और ये मेथेनॉल सप्लाई की जाएगी किसे, आपके यहाँ पे डेनमार्क के कुछ ग्रुप है जिनका नाम है मैर्कस ग्रुप, लेगो ग्रुप और नोवो नॉर्डिक्स ग्रुप को ये मेथेनॉल सप्लाई की जाएगी। इसमें मेथेनॉल जनरली हम नेचुरल गैस और कोल से प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन यहाँ पे जो मेथेनॉल प्रोड्यूस किया जाएगा वो रिन्यूएबल एनर्जी से और कार्बन डाइऑक्साइड को कैप्चर करके किया जाएगा। तो ये पहला वर्ल्ड का कमर्शियल स्केल ई मेथेनॉल प्लांट है जो कि डेनमार्क में तैयार किया जा रहा है। नेक्स्ट है ITBP, मतलब इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस फोर्स। ठीक है, ITBP टीम स्केल माउंट मकालू, 5th हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड। तो आपका स्टैटिक क्वेश्चन बनेगा कि माउंट मकालू की हाइट कितनी है। तो माउंट मकालू 8,485 मीटर का आपको देखने को मिलेगा और ये 5th नंबर की हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड आपको देखने को मिल जाएगी। तो यहाँ पे इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस फोर्स ने रिसेंटली सक्सेसफुली समिट किया है माउंट मकालू को, जो कि वर्ल्ड का 5th नंबर का हाईएस्ट पीक है और इसकी हाइट 8,485 मीटर की आपको देखने को मिलेगी। साथ ही साथ इन्होंने माउंट अन्नपूर्णा को भी समिट किया है और माउंट अन्नपूर्णा की हाइट 8,091 मीटर की देखने को मिलेगी। इन्होंने नई दिल्ली से एक्सपेडिशन को स्टार्ट किया था और इनकी जो 12 मेंबर की टीम थी, 12 लोगों की टीम को 2 टीम्स में 6-6 लोगों की टीम में डिवाइड करने का काम यहाँ पर किया गया था। इन टीम्स को लीड कर रहे थे डिप्टी कमांडेंट अनूप कुमार नेगी। इस टीम को लीड कौन कर रहे थे, डिप्टी कमांडेंट अनूप कुमार नेगी। अब ये टीम गई क्यों थी, इतनी ऊंची चढ़ाई क्यों की, इतनी ऊंची चढ़ाई की गई है अंडर द क्लीन हिमालय सेव ग्लेशियर कैंपेन के अंदर। क्लीन हिमालय सेव ग्लेशियर कैंपेन के अंदर यहाँ पर इन्होंने माउंट मेकालो पे जाके 150 किलोग्राम 150 केजी नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को कलेक्ट करने का काम किया है, क्योंकि लोग समिट तो करते हैं,
अलग अलग माउंटेन को समिट तो करते हैं और वहां पे जाके प्लास्टिक, पॉलीथीन, बॉटल मतलब काफी ज्यादा कचरा कर देते हैं, जिसके कारण हमारे ग्लेशियर्स के लॉसेस हो रहे हैं। आप लोगों ने याला ग्लेशियर के बारे में सुना होगा, जो कि नेपाल में है। ये डिसअपियर हो गया, गायब हो गया। तो लगातार हमारे ग्लेशियर्स का जो लेंथ है, हाइट है, वो डिक्लाइन हो रहा है। तो इसलिए 150 किलोग्राम का नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को कलेक्ट करने का काम इस आईटीबीपी की टीम ने किया है। आईटीबीपी का फॉर्मेशन 1962 में हुआ था नई दिल्ली में, और इसके जो डायरेक्टर जनरल हैं वो राहुल रसगोत्रा आपको देखने को मिल जाएंगे। नेक्स्ट है इंडिया टू शोकेस स्वामित्व स्कीम एट वर्ल्ड बैंक लैंड कॉन्फ्रेंस इन वॉशिंगटन। तो वर्ल्ड बैंक लैंड कॉन्फ्रेंस कहाँ पर हो रही है? वर्ल्ड बैंक के हेडक्वार्टर में वॉशिंगटन में अमेरिका में हुई थी। और यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने स्वामित्व स्कीम और ग्राम मानचित्र प्लेटफॉर्म को शोकेस किया। स्वामित्व स्कीम एंड ग्राम मानचित्र प्लेटफॉर्म को कहाँ पे शोकेस किया? वर्ल्ड बैंक लैंड कॉन्फ्रेंस में। और इस पूरी कॉन्फ्रेंस में इंडिया को रिप्रेजेंट करने का काम विवेक भारद्वाज ने किया, जो कि सेक्रेटरी है मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज्य के। क्योंकि जो स्वामित्व स्कीम होती है, ये स्वामित्व स्कीम मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज के अंदर ही काम करती है। यहाँ पे जो वर्ल्ड बैंक लैंड कॉन्फ्रेंस हुई थी, इसकी थीम क्या है? इसकी थीम है सिक्योरिंग लैंड टेन्योर एंड एक्सेस फॉर क्लाइमेट एक्शन, मूविंग फ्रॉम अवेयरनेस टू एक्शन। ये आपको थीम देखने को मिल जाएगी। नाउ बात करते हैं स्वामित्व स्कीम के बारे में, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज के अंदर काम करती है। स्वामित्व का फुल फॉर्म एग्जाम में पूछा जा सकता है। सर्वे ऑफ विलेजेस एंड मैपिंग विद इम्प्रोवाइज टेक्नोलॉजी इन विलेज एरिया। नाम से समझ में आ रहा है, हमें ड्रोन और इम्प्रोवाइज टेक्नोलॉजी के जरिए हमारे जो रूरल एरिया हैं, हमारे जो विलेजेस हैं, उनकी मैपिंग करना है, उनका सर्वे करना है। सर्वे करने के बाद जो प्रॉपर्टी कार्ड है वो विलेजर्स को प्रोवाइड करने हैं। और इन प्रॉपर्टी कार्ड के बिहाफ में जो हमारे विलेजर्स होते हैं, रूरल एरिया में जो लोग होते हैं, वो लोन वगैरह एक्सेस कर सकते हैं। ये आपकी स्वामित्व स्कीम है। पंचायती राज दिवस पे 24 अप्रैल 2020 में स्वामित्व स्कीम की शुरुआत की गई थी। इसमें ड्रोन सर्वे किया जाता है और प्रॉपर्टी मैपिंग की जाती है। और यहाँ पे वैलिड सॉल्यूशन और प्रॉपर्टी कार्ड विलेजर्स को प्रोवाइड किए जाते हैं। इस स्कीम के अंदर अभी तक 24.4 मिलियन लोगों को प्रॉपर्टी कार्ड डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं। तो आई थिंक आपको स्वामित्व स्कीम क्लियर हो चुकी होगी। नाउ बारी आती है सम इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज के बारे में। पहला क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग इंडियाज मेजर पोर्ट। इंडिया के मेजर पोर्ट के बारे में 3 स्टेटमेंट है, सही आंसर आपको बताना है। हमारे देश के जो टोटल 12 मेजर पोर्ट हैं, इन्होंने 2024-25 में मोर देन 850 मिलियन टन कार्गो को हैंडल किया है। अगर आप कल के करंट अफेयर्स याद करेंगे तो मैंने बताया था कि हमारे जो 12 मेजर पोर्ट्स हैं, इन्होंने 855 मिलियन टन कार्गो को हैंडल करने का काम 2024-25 में किया था। मतलब पहला स्टेटमेंट करेक्ट है। पारादीप पोर्ट और दीनदयाल पोर्ट ने पहली बार 200 मिलियन टन के कार्गो को हैंडल किया। यह स्टेटमेंट गलत है। 150 मिलियन टन इज द राइट आंसर। 13th नंबर का जो मेजर पोर्ट है भारत का, उसे तैयार किया जा रहा है कहां पर? बधावन पोर्ट, महाराष्ट्र में। तीसरा स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। तो पहला सही है और तीसरा सही है, दूसरा स्टेटमेंट आपको गलत देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू चेयरमैन ऑफ यूपीएससी। अभी हमने देखा अजय कुमार को बनाया गया है और इन्होंने प्रीति सूदन को सक्सीड किया है। नेक्स्ट है, एस अयप्पन, फॉर्मर डायरेक्टर जनरल ऑफ आईसीएआर एंड पद्मश्री अवार्डी, was found dead in the कावेरी रिवर नियर श्रीरंगपट्टनम। पूछा जा रहा है इन्हें पद्मश्री कब दिया गया? 2022 में, ब्लू रिवोल्यूशन के लिए, फिशरी सेक्टर में काम करने के लिए। Which of the following statement about the PL-15 मिसाइल आर करेक्ट? PL-15 मिसाइल रिसेंटली न्यूज में है। ये एक इंडिजीनियसली डेवलप्ड एयर टू एयर मिसाइल है जिसको डीआरडीओ ने तैयार किया है। इसे थंडरबोल्ट 15 के नाम से भी जाना जाता है। रिसेंटली इसे डिस्कवर किया गया है पंजाब के होशियारपुर डिस्ट्रिक्ट से। तो देखियो, पहली चीज तो एयर टू एयर मिसाइल है, लेकिन ये चाइना की मिसाइल है जिसको पाकिस्तान ने इस्तेमाल किया था। इसे थंडरबोल्ट के नाम से जाना जाता है। पहला स्टेटमेंट गलत है, सेकेंड और थर्ड स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। What is the primary goal of the नई दिशा इनिशिएटिव? नई दिशा इनिशिएटिव की शुरुआत दिल्ली पुलिस ने की है। इसका पर्पस है कि किसी भी बच्चे ने फैमिली प्रेशर में आके या फिर फाइनेंशियल क्राइसिस के आके अपने स्कूल को छोड़ दिया है, मतलब स्कूल ड्रॉप आउट है, उसे वापस से एजुकेशन के साथ कनेक्ट करना।
टू हेल्प स्कूल ड्रॉप आउट रिज्वाइन एजुकेशन। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यूनियन मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव ने रिसेंटली इंडिया का पहला 3 नैनोमीटर चिप डिजाइन सेंटर इनॉग्रेट किया है, किन सिटीज में? तो नोएडा और उत्तर प्रदेश, बेंगलुरु में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है। चलिए अब यहाँ पे हम क्वेश्चन ऑफ द डे को देखेंगे, लेकिन उसके पहले जान लेते हैं कि कल मतलब 14th ऑफ मई को हमने क्या क्या सीखा था। तो 14th ऑफ मई को मैंने बात की थी कि हमारे जो 12 मेजर पोर्ट्स हैं उन्होंने 855 मिलियन टन कार्गो को हैंडल किया है FY24-25 में। 13वें नंबर का जो मेजर पोर्ट है वो बधावन पोर्ट महाराष्ट्र में रेडी हो रहा है। आंध्र प्रदेश ने क्या किया है, जो हमारे डिफेंस पर्सनल्स हैं वो किसी भी विलेज में रहते हैं उनके प्रॉपर्टी टैक्स को एग्जम्प्ट करने की बात की है। हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट ने ई कल्याण पोर्टल की शुरुआत की है, जो कि एक ऑनलाइन पेंशन स्कीम पोर्टल आपको देखने को मिल जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट है, इंडिया की कोस्टल लाइन को रिवाइज किया। इंडिया की कोस्टल लाइन 11,098 किलोमीटर आपको देखने को मिल जाएगी। सबसे बड़ी कोस्टल लाइन गुजरात की आपको देखने को मिलेगी। ऑपरेशन केलर के बारे में हमने बात की थी, जो कि साउथ कश्मीर में कश्मीर वैली में इंडियन आर्मी के द्वारा कंडक्ट किया गया। अब यहाँ पे पाकिस्तान ने भी इसे काउंटर किया और पाकिस्तान ने रिस्पॉन्स में ऑपरेशन बनियन मरसूस को स्टार्ट किया था। PL-15 चाइनीज मिसाइल को रिकवर किया है पंजाब के होशियारपुर डिस्ट्रिक्ट से। भूटान वर्ल्ड का पहला देश बन चुका है जिसने क्रिप्टो पेमेंट को इंटीग्रेट किया है टूरिज्म में। फिर यहाँ पे सऊदी अरेबिया और USA के बीच में हिस्टोरिक $142 बिलियन की डिफेंस डील साइन की गई है। ठीक है, इंडिया ने यहाँ पे अपोज किया है ऑक्शन का। कौन से ऑक्शन का? जो पिपरवा बुद्धिस्ट रेलिक है उनका ऑक्शन हो रहा था हांगकांग में। ठीक है, इसको यहाँ पे स्टॉप करने की बात की है। जनता की कहानी मेरी आत्मकथा बंडारू दत्तात्रेय की ऑटोबायोग्राफी है, जिसको रिसेंटली लॉन्च किया गया है बाय द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। रामानुजन जर्नी ऑफ ग्रेट मैथमेटिशियन, इस बुक को भी लॉन्च किया गया है। किसके द्वारा? कहाँ पर लॉन्च किया गया है? डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर में। PMO प्राइम मिनिस्टर ऑफिस थ्रू द ईयर, इस बुक के ऑथर हिमांशु रॉय आपको देखने को मिल जाएंगे। दिल्ली पुलिस ने नई दिशा इनिशिएटिव की शुरुआत की है, ड्रॉप आउट जो बच्चे हैं उनको वापस से एजुकेशन के साथ कनेक्ट करने के लिए। RP गुप्ता को टर्मिनेट किया गया है एज अ CMD ऑफ SCCI बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। क्लियर? अब दो क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है, ताप्ती रिवर किन राज्यों से फ्लो होती है? ठीक है, यहाँ पे पेयर्स दिख रहे हैं, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, कर्नाटका, उड़ीसा। जो भी सही आंसर है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। पहला क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन है कि भूटान पहला कंट्री है जिसने क्रिप्टो बेस्ड टूरिज्म पेमेंट सिस्टम की शुरुआत की है इन द पार्टनरशिप ऑफ, किसकी पार्टनरशिप से? यहाँ पे कुछ बैंक्स के नाम है, आपको बताना है सही आंसर। तो ये दोनों प्रश्नों के उत्तर आप मुझे कमेंट सेक्शन में देने वाले हैं। बाकी सारी बातें हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे कुछ नए अपडेटेड करंट अफेयर्स के साथ। आई होप आपको सारी कहानी समझ में आई होगी। अगर कोई करंट अफेयर्स जो नहीं समझ में आया तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या फिर टेलीग्राम पे पर्सनल मैसेज करके भी पूछ सकते हैं। बाकी सारी बातें आने वाले वीडियो में करते हैं। थैंक यू सो मच। जाते जाते लाइक कर देना, शेयर कर देना, पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। टेक केयर।